बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वादे के मुताबिक हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आ गए हैं जो प्रैक्टिकल की तैयारी के लिए आपके लिए एक अहम वीडियो साबित हो सकती है। उसकी रीज़न ये है कि हम तमाम के तमाम पार्ट वन के फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल को एक ही वीडियो के अंदर शामिल कर रहे हैं और सिर्फ वो प्रैक्टिकल आपको करवा रहे हैं कि जिनकी मदद से आप आसानी से अपना पार्ट वन का प्रैक्टिकल कर लेंगे। और आपको ये जान लेना चाहिए कि मैंने आपसे वादा किया था कि जस्ट 4 और 5 प्रैक्टिकल्स, मैं जिस इस वीडियो के अंदर 5 प्रैक्टिकल्स डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। ठीक है कि पार्ट वन के तमाम प्रैक्टिकल्स इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से बड़ी आसानी के साथ अटैम्प्ट कर लेंगे। तो इससे कबल हम ग्राफ्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, 2 वीडियोस। ठीक है। और हम प्रैक्टिकल्स के पैटर्न के ऊपर और पेपर के ऊपर भी डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो वीडियोस वॉच कर लें। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर ग्राफ के बाद जो अगला पार्ट है हमारा वो प्रैक्टिकल का है। मैं दोबारा से उसको सामने लाता हूँ क्वेश्चन पेपर को, तो ताकि आप उसको देख सकें। और उसके बाद हम जस्ट 5 प्रैक्टिकल्स आपके सामने उनकी इंस्ट्रक्शंस देंगे आपको और बताएंगे, प्रोसीजर बताएंगे। और इंतहाई आसान है, आप सिर्फ आधा से पौना घंटा लगा के इस वीडियो को वॉच कर लें तो आपके समझ लें कि पार्ट वन के सारे प्रैक्टिकल तैयार हो जाएंगे। और आप ये याद रखें कि जो मैं प्रैक्टिकल्स आपको बताऊंगा इंशाल्लाह 100% उसी में से होगा। और दूसरा, वो ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रैक्टिकल्स आपने मैट्रिक में भी किए होंगे, लिहाजा आप जस्ट केयरफुल हो जाएं। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस दफ़ा जो प्रैक्टिकल्स के जो मार्क्स हैं और जो आपके पेपर के मार्क है उनको कंबाइन करके आपको पास किया जाएगा और टोटल मार्क्स आपके जो है वो कंसिडर किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम पेपर दोबारा से देख लेते हैं कि पार्ट वन में किस तरह से 10 नंबर का प्रैक्टिकल जो है वो 10 नंबर जो है वो आप कैसे ले सकते हैं। मैं जस्ट आपको 5 प्रैक्टिकल्स के डिस्कशन करवा रहा हूँ। ठीक है। तो आइए हम पहले देखते हैं कि प्रैक्टिकल का पेपर जो है वो कैसा होगा। जी स्टूडेंट, ये देखें हमारे पास ये पास्ट पेपर प्रैक्टिकल का फिजिक्स का आपके सामने मौजूद है। हम क्वेश्चन नंबर 7 पहले आपको अटेम्प्ट करना डिटेल सिखा चुके हैं। मैंने बोला था दुनिया का कोई भी ग्राफ आप उस मेथड को सीख लें तो आप कोई भी ग्राफ वो आसानी से बना सकते हैं। फिर हमने इंपॉर्टेंट ग्राफ भी आपके सामने रख दिए थे और उनकी भी डिस्कशन करा दी थी। अब हम सेक्शन वन की बात करने लगे हैं। एक वीडियो हमारी सेक्शन वन के ऊपर होगी और एक ही वीडियो सेक्शन टू के ऊपर होगी। सेक्शन वन में से हम कोई से फर्स्ट ईयर के आपको 5 प्रैक्टिकल इंशाल्लाह बताएंगे और इंशाल्लाह 100% उसी में से आएगा। लिहाजा बजाय इसके कि आप कुछ भी ना लेके जाएं अपने साथ, आप ये 5 प्रैक्टिकल तैयार करके लेके जाएं और रिस्पेक्टफुली आप 30 के 30 मार्क्स स्कोर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये 10 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक टाइमर। ये मेरा एक प्रैक्टिकल मौजूद है जो मैंने आपको 5 करवाने हैं उनमें से। उसके बाद कहता है वेरीफाई द लॉ ऑफ द टेंशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रिंग बाय इलेक्ट्रिक सोनोमीटर। ये मैं नहीं करवाऊंगा। फाइंड द रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ ए लिक्विड यूजिंग कनकेव मिरर। ये भी मैं नहीं करवाऊंगा। तो आप देखेंगे कि आप कोई भी ग्रुप हो उसमें से एक प्रैक्टिकल जो मैं आपको करवाऊंगा वो जरूर आ जाएगा। लिहाजा हम सेक्शन वन की बात करने लगे हैं। ये फर्स्ट ईयर का पोर्शन होगा, ये सेकंड ईयर का होगा। तो 5 प्रैक्टिकल मैं कोई से आपको फर्स्ट ईयर में करवा देता हूँ और 5 प्रैक्टिकल सेकंड ईयर में से करा दूंगा। इंशाल्लाह सारे का सारा प्रैक्टिकल का पेपर आपका 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप तैयारी करेंगे। आप इस दफ़ा मौजूद नहीं होंगे, खाली सिफारिश नहीं बल्कि आप ये तैयारी करके साथ ले जाएंगे। ठीक है। तो देखते हैं हम अब कौन से प्रैक्टिकल हैं वो। जी स्टूडेंट, ये देखिए हम जो प्रैक्टिकल डिस्कस करने वाले हैं पहले आप उनके नाम देख लें। क्या आप इनसे मानूस हैं? क्या आपने ये प्रैक्टिकल पहले उम्मीद है कि मैट्रिक में किए होंगे? उन्हीं प्रैक्टिकल को हम आपके सामने डिस्कस करेंगे ताकि आप बर्डन भी महसूस ना करें और तैयारी भी हो जाए। तो देखें, सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को अपनी टॉप लिस्ट में लेके आएंगे जो टॉप रिपीटेड एक्सपेरिमेंट है। ठीक है। तो उसमें यह है जी टू फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यूजिंग वर्नियर कैलिपर अपरेटस। ये प्रैक्टिकल है। ठीक है। इसको मैं डिटेल से बताता हूँ। मैं पहले आपको नाम बता दूँ कि कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं ताकि आप उसमें गौर करें और आप देखेंगे कि इजी फील करेंगे उनको अटैम्प्ट करते हुए। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 होगा जो हम आपको करवाएंगे। ठीक है। ये सारा प्रैक्टिकल की नोटबुक के ऊपर अवेलेबल होगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 ये भी हमारे साथ शामिल होगा। टू फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर बाय यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो इसमें हम एरिया निकाल रहे हैं, उसमें हम वॉल्यूम निकाल रहे थे। ओके हो गया। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 भी हमारे जो इंपॉर्टेंट 5 प्रैक्टिकल्स हैं उनके अंदर शामिल है। मैंने ये इसीलिए भी शामिल किए हैं ये प्रैक्टिकल्स क्योंकि ये बच्चे आम तौर पे कर चुके हैं और ये बिल्कुल आसान है, इनकी परफॉर्मेंस बेहद आसान है। ठीक है। तो बगैर परफॉर्म किए भी आप इनको याद कर सकते हैं, आपने देखे भी हुए हैं। ठीक है। लिख भी सकते हैं, इसलिए हमने उनकी सिलेक्शन की है, उन्हीं प्रैक्टिकल्स की। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हुआ। उसके बाद आ जाएगा एक्सपेरिमेंट नंबर 2B।
तो ये वही चीज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं, कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई, सिर्फ फार्मूला चेंज हुआ है। उसमें एरिया था, इसमें आ जाएगा वॉल्यूम। तो आपने अगर रेडियस निकाला होगा बेटा जी, तो उसी से आपका एरिया निकलना है और उसी से वॉल्यूम निकलना है, लिहाजा वो अलहदा प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, सिर्फ फार्मूला चेंज होगा। जो आपने पिछले टेबल के अंदर सारी कैलकुलेशंस की थी, वही कैलकुलेशन यूज़ करके आप इस प्रैक्टिकल को भी कर सकेंगे। तो ये अलहदा से प्रैक्टिकल नहीं है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का एक ही प्रैक्टिकल आपको कराऊंगा, सिर्फ फार्मूला चेंज होगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 हमारी लिस्ट में शामिल नहीं है, इसकी परफॉर्मेंस मुश्किल है। देखिए मैंने छुड़वा दी खुद ही। ये शामिल है, इंतहाई आसान प्रैक्टिकल है। ठीक है, और एक जस्ट 3 to 4 मिनट लगते हैं इसको परफॉर्म करते हुए। बेशक आप परफॉर्म कर लें, ना भी करें तो आपको इसकी इंस्ट्रक्शन ऐसे दे दूंगा कि आप खुद ही इसको लिख सकते हैं। तो ये है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक टाइमर। एक बात मेरी याद रखें, किसी प्रैक्टिकल में कोई फिगर नहीं बनानी, इसके कोई मार्क्स नहीं होते। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले अपना प्री टेस्ट इशू करवाना है, और शीट के ऊपर जो लिखनी होती है चीज़ें, उसमें सबसे पहले क्या है, आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं और कैलकुलेशंस हैं। ऑब्जर्वेशंस में आप टेबल्स ले आते हैं, और कैलकुलेशन रिजल्ट में अंदर आपने फार्मूला लगा के और रिजल्ट वेरीफाई करना होता है, इसी के मार्क्स हैं। तो जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो टेबल की फॉर्म में, टेबल आप बना दें, आप उसको खाली भी छोड़ दें तो आपको एग्जामिनर पाबंद है कि वो 5 नंबर शायद दे दे। ठीक है, अगर आप उसको फिलअप करते हैं ठीक है, और एंड पे रिजल्ट निकलते हैं, 5 नंबर उसके मिल जाएंगे। तो मेन चीज़ टेबल है, सही टेबल बनाएं, उसकी फिलिंग करें और फार्मूला लिखें और रिजल्ट लिखें, बस। किसी प्रैक्टिकल की जो इस तरह की डायग्राम्स है वो नहीं बननी, सिवाय लाइट के जो प्रैक्टिकल्स हैं उनकी, या फिर जो अलग सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल्स आएंगे उनकी सर्किट डायग्राम होगी, और कोई डायग्राम नहीं बनानी। वर्नियर कैलिपर की भी नहीं बनानी, स्क्रू गेज की भी नहीं बनानी, और इस टाइमर की भी नहीं बनानी। ये टेबल्स बनाने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। आगे ये सिंपल पेंडुलम फेवरेट बच्चों का प्रैक्टिकल, इसको भी हमने लिस्ट में शामिल किया। तो कितने प्रैक्टिकल हो गए, 4 हो गए। एक प्रैक्टिकल और है जो कि हॉट फेवरेट है एग्जामिनर का। ठीक है, वो लाइट के प्रैक्टिकल में है, और वो भी आपने मैट्रिक में कई बार देखा हुआ है, सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, इसलिए हमने उसको भी लिस्ट में शामिल किया है। जस्ट 5 प्रैक्टिकल करके जाएं, बजाय इसके कि आप खाली दिमाग और खाली हाथ लेके जाएं। ठीक है, ये वाला है, टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म बाय क्रिटिकल एंगल मेथड। तो ये 5 प्रैक्टिकल कर लें खुदा के लिए, तो अपनी भी इज्जत रखें और हमारी साथ साथ की भी इज्जत रखें। ठीक है जी, तो हम आते हैं सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पे वापस। ठीक है, जिसकी हमने बात की है वो है वर्नियर कैलिपर का प्रैक्टिकल। तो इसकी इंस्ट्रक्शन क्या मैं दूंगा आपको पहले ही पता है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ रिवाइज करूँ। वर्नियर कैलिपर आपके सामने मौजूद है। ये एक फुट स्केल से भी कम, आम तौर पे ये देखें, ये मेरे पास एक स्केल है, ये स्केल है, इसका साइज़ हार्डली जो है वो 10 इंच या 8 इंच के बराबर होता है, 8 इंच के स्केल के बराबर। और इसमें 2 स्केल होते हैं, एक इस तरह का स्केल होता है जो आपके सामने है, ये मेन स्केल कहलाता है इसका। एक छोटा सा स्केल इसके ऊपर लेफ्ट राइट स्लाइड करता है, उसको स्लाइडिंग या वर्नियर स्केल का नाम दिया जाता है। ये 2 स्केल हो गए, इसके अंदर कितने स्केल हो गए, 2। एक मेन स्केल है, यहाँ पर भी फिगर में भी नजर आ रहा है आपको, ये मेन स्केल है, ये 0 से शुरू होकर 17 सेंटीमीटर तक जा रहा है। ठीक है, और दूसरा ये स्लाइडिंग स्केल है, ये वाला, ये स्लाइडिंग स्केल है। ठीक है, इसको आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो इन 2 स्केल्स की हमारी बात होगी। ठीक है, हमने करना क्या है, पहले उसके ऊपर आते हैं। हमने निकालना है जी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला आपको आना चाहिए, ये सही लिखना है, एरिया का फार्मूला नहीं लिख देना। और ठीक है, या फिर किसी सफ़ियर का फार्मूला नहीं लिख देना, सफ़ियर के वॉल्यूम का फार्मूला नहीं लिख देना। तो ये बच्चे गलती कर देते हैं, यहीं फिर आप जो जितना मर्जी अच्छा परफॉर्म कर दें, एग्जामिनर ने आपके बहुत नंबर काटने हैं अगर आपने फार्मूला ही गलत लिखा हुआ है। तो इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर इनटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ये एल लेंथ ऑफ द सिलेंडर है, ये सिलेंडर। ठीक है, ये सिलेंडर हमारे पास कोई एक, आपको एक मेटल का छोटा सा एक सिलेंडर दे दिया जाएगा इस तरह का, जैसे आपको पेंसिल का मार्कर का कैप होता है उस शक्ल में। ठीक है, तो ये सिलेंडर की लंबाई है। अगर इस तरह से पोजीशन उसकी रखेंगे तो ये सिलेंडर की लंबाई होगी। अगर आप उसको उसके क्रॉस सेक्शनल व्यू से रखेंगे, यानी ये छोटा सा हिस्सा अंदर रखेंगे और इन जाज को बंद कर देंगे, तो फिर उसका डायामीटर मेजर होगा। तो ये 2 चीज़ें निकालनी है। डायामीटर का आप हाफ कर दें, डायामीटर का हाफ करने से रेडियस आ जाएगा। तो लेंथ भी आपने निकाल ली, वर्नियर कैलिपर से लेंथ भी निकल आएगी। फिलहाल जो इसकी सेटिंग है फिगर के अंदर नजर आ रही है, ये लेंथ ऑफ द सिलेंडर निकाली जा रही है। अगर आप इसको मोटाई के हिस्से के अंदर, मोटाई के हिस्से में रखकर इसको परपेंडिकुलर पोजीशन में रखेंगे तो मोटाई का हिस्सा अंदर आ जाएगा। इन दोनों जाज को क्लोज करेंगे तो फिर जहाँ पे वो बंद हो जाएंगे, जहाँ पे वो आपस में दोबारा टच करेंगे सिलेंडर के साथ,
उस वक्त आप रीडिंग नोट करेंगे, वो डायामीटर निकल आएगा, उसका हाफ करेंगे क्या निकल आएगा, रेडियस निकल आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया। तो ये दो काम है, यानी हमने इस लेंथ भी ले लिया और रेडियस भी ले लिया तो फार्मूला लगाया तो वॉल्यूम आ गया। यानी प्रैक्टिकल तो इतना ही है, बाकी सारी फार्मेलिटीज़ हैं वो कैसे पूरी करनी है उनको भी गौर से देखें। सबसे पहले हमने इसका लीस्ट काउंट निकालना है। बेटे सामने लिखा हुआ है इसका फार्मूला, लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का कैसे निकालेंगे, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, याद रखें हमेशा ही। ये मेन स्केल है, इसकी सबसे छोटा डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर है। ये जो स्मॉलेस्ट स्केल है, इन दो बारीक लाइनों के दरमियान में जो गैप है वो 1 मिलीमीटर के बराबर होगा। उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अब ये डिविजन्स हैं, ये आमतौर पे जो डिविजन्स होती हैं ये 10 के बराबर होती है। जो वर्नियर स्केल के ऊपर डिवीजन्स लगी होती हैं वो कितनी होती हैं, 10 के बराबर। आजकल कुछ ऐसे भी वर्नियर कैलिपर आ रहे हैं जिसमें ये 20 के बराबर होती हैं। तो जितनी भी उसके ऊपर नंबर ऑफ वैल्यूज़ लिखी होंगी आपने उसके साथ उसको डिवाइड कर देना है। तो आम तौर पे मैं अगर बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल किसके बराबर होगा, 1 मिलीमीटर के बराबर, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल किसके बराबर होंगे, 10 के। तो 1/10 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। लेकिन अगर आपने सेंटीमीटर में लिखना है तो उसको लिखेंगे 0.01 सेंटीमीटर। मेरी बात ध्यान से सुन ले, लीस्ट काउंट मिलीमीटर में वर्नियर कैलिपर का कितना है ये एग्जामिनर ने पूछना है, 0.1 मिलीमीटर के बराबर, और सेंटीमीटर में कितना है 0.01 सेंटीमीटर के बराबर। ओके हो गया, एक जीरो का इजाफा हो गया। अच्छा, उसके बाद लीस्ट काउंट निकालने के बाद आपने इसमें जीरो एरर ढूंढना होता है। ये जीरो एरर क्या बला है, जीरो एरर ये होता है कि आपने ये सिलेंडर अंदर से निकाल देना है, वर्नियर कैलिपर के दोनों जाज जो हैं, ये राइट वाला जाज, इनको आपस में बंद कर देना मुकम्मल। ये लेफ्ट वाला जा और ये राइट वाला जा दोनों आपस में कोइंसाइड हो जाए, मिल जाएं, ठीक है। तो उस वक्त ये वर्नियर कैलिपर अपनी क्लोजिंग पोजीशन में आ जाएगा, ये बंद हो जाएगा। उस वक्त आप देखेंगे ये मेन स्केल की जीरो है और ये वर्नियर स्केल की जीरो है, ये बिल्कुल आमने सामने होंगे। इसकी पोजीशन आखिर पे हमने दिखाई हुई है कि ये पोजीशन होनी चाहिए आपके पास, उस वक्त ये पोजीशन होनी चाहिए जी। ये पोजीशन है कि जो मेन स्केल है ये ऊपर वाला मेन स्केल था और ये क्या है, ये वर्नियर स्केल है। तो दोनों की जीरो आमने सामने आ गई हैं, इसका मतलब इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। आपने कह देना, मैं कह रहा हूँ ना, आपने कह देना कि इसमें कोई जीरो एरर नहीं है, एग्जामिनर को जान छुड़वानी है। लेकिन फॉर्मेलिटी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नेगेटिव जीरो एरर कब होगा, ये नेगेटिव जीरो एरर की डायग्राम है कि आप दोनों जाज को क्लोज करेंगे, वर्नियर कैलिपर को मुकम्मल तौर पे बंद कर देंगे, दोनों जाज आपस में जब मिल जाएंगे तो मेन स्केल की जीरो जो है वो राइट साइड पे है और वर्नियर स्केल की जीरो अगर लेफ्ट साइड पे है तो इसको कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। और अगर ऐसा है कि जो मेन स्केल की ये है ऊपर वाला मेन स्केल की जीरो लेफ्ट साइड पे आ जाए और वर्नियर स्केल की जीरो राइट साइड पे आ जाए, कब, जब आपने वर्नियर कैलिपर को मुकम्मल बंद कर दिया, उस वक्त अगर ये पोजीशन हो तो उसको पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर। अब आपने इसको निकालना कैसे है, मिसाल के तौर पे देखें, आपने देखना है कि ये वर्नियर स्केल की कोई एक लाइन गौर से देखें जो ऊपर मेन स्केल के साथ मुकम्मल तौर पे आमने सामने है। ओके हो गया, तो ज़रा गौर करें, ये नीचे 0 से लेकर 10 लाइनें आपके पास लगी हुई हैं, इनमें से कौन सी एक ऐसी लाइन है जो ऊपर वाले स्केल के साथ मुकम्मल तौर पे कोइंसाइड हो रही है, मिल रही है। तो ये 9th वाली जो लाइन है ये मुकम्मल तौर पे सामने है, किसके, मेन स्केल के। तो हमारे पास रीडिंग आ गई इसकी 9। इस 9 को आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, लीस्ट काउंट था 0.1, तो इसके अगर 9 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9 आ जाएगा। तो ये जीरो एरर की वैल्यू आ गई। ये क्या आ गया, जीरो एरर की वैल्यू। याद रखें बेटे, ये जो पॉजिटिव जीरो एरर है इसकी करेक्शन नेगेटिव होगी और जो नेगेटिव जीरो एरर है इसकी करेक्शन पॉजिटिव होगी, यानी बिल्कुल उलट चलेगी। करेक्शन जब करनी है तो बिल्कुल उलट करनी है। तो ये मैंने आपको जीरो एरर के बारे में भी सिखा दिया और डिटेल से बता दिया। अब हम वापस चलते हैं अपने प्रैक्टिकल के प्रोसीजर की तरफ, के प्रैक्टिकल को परफॉर्म कैसे करना है और टेबल बनाना है। इस टेबल को गौर से देख लें, रट लें। इसको रटना भी क्या है, जिस तरतीब से आप स्टेप कर रहे होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम बनते जाते हैं। देखना, आपने दो चीज़ें फाइंड करनी थी ना, एक लेंथ और डायमीटर, तो उनकी 3-3 रीडिंग के लिए आपने अलग अलग ये 3 खाने बना दी। ये लेंथ के अलग आपने ये रोज़ बना दी, 3 वैल्यूज़ लेनी है ना अलग अलग, उनकी बाद में एवरेज लेनी है। डायमीटर की भी हमने 3 वैल्यूज़ लेनी है, 3 वैल्यूज़ हमने फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, असल में 3 वैल्यूज लेके उसकी एवरेज वैल्यू ली जाती है। अच्छा बेटे, अब पहला कॉलम क्या है, अच्छा ये देखें ऊपर लिखा हुआ है 0 कोइंसाइडिंग
डिवीजन। तो मैंने आपको बोला था 9th वाली मिल रही थी, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया, ये जीरो एरर की वैल्यू आ गई है। अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो आखिर पे जो मेरी रीडिंग होगी उसमें से मैं इस वैल्यू को माइनस करूंगा, और अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो आखिर पे जो मेरी रीडिंग होगी, जो मेरा आंसर आएगा, उसमें मैं उसको प्लस करूंगा। ये याद रखें, उलट होता है। ये देखें आप, हमने ब्रैकेट में लिखा भी हुआ कि इफ जीरो एरर इज पॉजिटिव देन जीरो करेक्शन इज नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। उलट होगा, जो जीरो एरर पॉजिटिव होगा उसकी करेक्शन नेगेटिव होगी। अब आप फटाफट इसको देखें, इस टेबल को गौर करें। तो ये मेन स्केल रीडिंग है, यानी आपने ये सिलेंडर अंदर दबाया हुआ ना, ये सिलेंडर आपने दबाया हुआ अंदर रखा हुआ जहाज के दरमियान में, आप देख रहे हैं कि जो वर्नियर स्केल की ज़ीरो है, जो वर्नियर स्केल की ज़ीरो है वो ऊपर कौन सी लाइन के बिल्कुल सामने है। ये फ़र्ज़ किया ये है वर्नियर स्केल की ज़ीरो, ये आपको नज़र आ रही है। ये वर्नियर स्केल की ज़ीरो ऊपर वाली कौन सी लाइन के सामने आ रही है, देखें यहाँ तक। अगर आप मिलीमीटर में रीडिंग लेंगे या सेंटीमीटर में लेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, और ये 2.5 सेंटीमीटर हो गया, ये 2.6 हो गया, ये 7 हो गया। तो 2.7 के बाद आ रही है ज़ीरो, तो इसका मतलब 2.7 सेंटीमीटर रीडिंग आ गई किसकी। यानी आपने वर्नियर स्केल की जो ज़ीरो है उसके लेफ्ट साइड पे डिजिट को पढ़ना है। वो कौन सा डिजिट है, वो मेन स्केल के ऊपर उस डिजिट को पढ़ लें, वो मेन स्केल रीडिंग आ जाएगी। ये मेन स्केल रीडिंग हमेशा ऐसे ही लेंगे। कैसे लेंगे कि आपने देखना है कि सिलेंडर को अंदर रखने के बाद जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो ऊपर मेन स्केल के कौन से डिजिट के साथ मिल रहा है, या फिर उसकी लेफ्ट साइड पे कौन सा डिजिट आ रहा है, कौन सी लाइन आ रही है, कौन सी पोजीशन वाली। तो मैंने जैसे आपको फिगर में से बताने की कोशिश की है, ठीक है, फिगर में से बताने की मैंने आपको मुकम्मल कोशिश की है कि यहाँ पर कौन सी लाइन आ रही है। देखें ये ज़ीरो है किसकी, वर्नियर स्केल की, जो कि सामने है बिल्कुल। यहाँ पे टोटल लाइनें गिन लें बेशक, अगर टोटल लाइनें गिनेंगे 10 लाइनें हो गई, ये 20 हो गई, ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 मिलीमीटर रीडिंग होगी मेन स्केल की। बात खत्म। बेशक आप मिलीमीटर में ले लें, बेशक आप सेंटीमीटर में ले लें। तो अगर टोटल बारीक लाइनें भी गिनेंगे तो वो मिलीमीटर में है, अगर सिर्फ बड़ी लाइनें गिनेंगे ये 1, 2, तो ये वो फिर किस में होगी, वो सेंटीमीटर में होगी। अगर सेंटीमीटर में लिखूंगा तो फिर इसको मैं लिखूंगा 2.7 सेंटीमीटर, और अगर मिलीमीटर में लिखूंगा तो इसको लिखूंगा 27 मिलीमीटर। तो जिसमें मर्जी आप लिख लें, एक ही स्केल बस यूज़ करें, चाहे मिलीमीटर वाला चाहे सेंटीमीटर वाला। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, आपने सेंटीमीटर में लिख देंगे 2.7 सेंटीमीटर। जी बेटे, तो ये मेन स्केल रीडिंग आ गई, इस कॉलम में यहाँ पे आपने फिल कर देनी है। उसके बाद आपने देखना है वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेंगे फिर देखें। ये अब आपने देखना है, जैसे जीरो एरर निकाला था कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन, वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन ऊपर वाली किसी भी एक लाइन के बिल्कुल आमने सामने है। ये सारी वर्नियर स्केल की लाइनें हैं, आपने देखना है कि कौन सी लाइन ऊपर वाली किसी एक लाइन से मुकम्मल तौर पे मैच कर रही है। तो ये देखें, ये वाली जो लाइन है ये ऊपर मुकम्मल तौर पे आमने सामने है, तो इसको पढ़ लें। ये 1, 2, 3 वाली लाइन है, या फिर 3.5 है, तो 3.5 वाली जो लाइन है उसको बिल्कुल सामने है। तो ये रीडिंग आ गई। यानी हमने वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे लेनी है कि वर्नियर स्केल के ऊपर आमतौर पे 10 लाइनें होंगी, यहाँ पे ज़्यादा लगी हुई है ना, तो 10 लाइनों में से कोई एक ऐसी लाइन मौजूद होगी जो ऊपर वाले मेन स्केल की लाइन के बिल्कुल सामने आ रही होगी, बिल्कुल उसके आमने सामने होगी, जैसे मैंने पहले जीरो एरर में आपको समझाया था। ठीक है, तो उस तरीके से आपने दूसरी रीडिंग भी ले ली। ये वर्नियर स्केल की रीडिंग है। ये फ़र्ज़ किया मैंने, बोला कि ये आ गई हमारे पास तीसरी लाइन, तो ये 3 आ गई वैल्यू, इसकी कितनी वैल्यू आ गई 3, तो उस 3 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है लीस्ट काउंट के साथ। याद रखें, ये देखें, ये दोनों कॉलम फिल हो गए। पहले में मेन स्केल रीडिंग आ गई, दूसरे में वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई, फिर तीसरे में क्या करना है, जो रीडिंग आई थी आपकी इसको n का नाम दिया हुआ है, इस n को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया। लीस्ट काउंट मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वो 0.01 सेंटीमीटर होगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो तीसरी लाइन थी तो रीडिंग आ जाएगी 0.03 सेंटीमीटर। ओके हो गया बेटे। अब आपने क्या किया, अब आपने मेन स्केल रीडिंग को और वर्नियर स्केल रीडिंग दोनों को जमा कर दिया, ये टोटल रीडिंग बन गई। ये क्या बन गई, टोटल रीडिंग। ठीक है, अब अगर तो उसके अंदर जीरो एरर था तो जो भी जीरो एरर था, पॉजिटिव जीरो एरर था, तो उस वैल्यू को माइनस कर दे। जैसे मैंने बोला था 9th लाइन आ रही है सामने और पॉजिटिव जीरो एरर था, तो 0.9 इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये मेरे पास फाइनल करेक्टेड रीडिंग आ जाएगी। लेकिन आपने छुपा देना है, आपने बोलना है एग्जामिनर को कि जीरो एरर इसमें नहीं है, लिहाजा इसमें फर्दर ये वाला कॉलम ऐड करने की जरूरत है। कॉलम तो लिखेंगे लेकिन हम लिखेंगे जीरो करेक्शन डालेंगे, तो ये जो पिछली रीडिंग आ गई होगी दोनों को ऐड करने से, वही रीडिंग दोबारा यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, हम अगर लिखते हैं 2.7
थी तो 2.73 सेंटीमीटर रीडिंग आ गई हमारी, यानी 0.03 यहाँ से आई और 2.7 सेंटीमीटर पीछे से आई, तो 2.73 सेंटीमीटर हमारी रीडिंग आ गई बेटा जी। तो यहाँ पे भी 2.73 सेंटीमीटर ही लिखेंगे करेक्टेड में भी, क्योंकि हमारे पास जीरो एरर नहीं है। ओके हो गया। तो ये पहली रीडिंग आ गई। दूसरी रीडिंग भी बिल्कुल ऐसे ही आपने लेनी है। ज़रा सी आपने साइड चेंज कर लेती है, पोजीशन चेंज कर लेनी है उसकी, सिलेंडर को थोड़ा सा घुमा के किसी और रुख पे ले लें, फिर और रुख पे ले लें, इस तरह से 3 रीडिंग ले लें, तीनों की वैल्यू यहाँ पे नोट कर लें, बाद में उसकी एक ही वैल्यू ले लें, एवरेज वैल्यू। बिल्कुल इसी तरह से फिर आपने क्या करना है, डायमीटर की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अब आप सिलेंडर को लंबाई के रुख पे नहीं, मोटाई के रुख पे अंदर रखेंगे, उसकी थिकनेस मेजर करेंगे, वो डायमीटर आ जाएगा। इसी तरह से आप बिल्कुल उसी तरह से मेन स्केल रीडिंग लेंगे, फिर वर्नियर स्केल रीडिंग लेंगे, वर्नियर स्केल को लीस्ट काउंट से ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर दोनों को जमा करके लिख देंगे। ठीक है, दोनों को जमा करके लिखेंगे तो वही हमारी डायमीटर की वैल्यू होगी। ठीक है, फिर अगर जीरो एरर है तो उसमें माइनस कर दें या प्लस कर दें, तो ये करेक्टेड रीडिंग आ जाएगी। इस तरीके से 3 रीडिंग हमारे पास लेंथ की आ गई और 3 रीडिंग किसकी आ गई, डायमीटर की। इन तीनों की एवरेज ले लें, वो हमारी एवरेज वैल्यू कहलाएगी, मीन वैल्यू कहलाएगी, इसके नंबर होंगे मीन वैल्यू के निकालने के। फिर इसी तरह से ये देखें हमने लिखा हुआ है नीचे कि मीन वैल्यू ऑफ लेंथ निकाल लें, और फिर बेटा जी मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर निकाल लें। सेंटीमीटर के अंदर आपने डायमीटर का हाफ कर लेना है, तो मेरे पास अब लेंथ भी आ चुकी है और रेडियस भी आ चुका है। इस फार्मूले में पुट करें, पाई आर स्क्वायर एल फार्मूला लगाएं, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ चुका है। मुझे बताएं इस प्रैक्टिकल में क्या दुश्वारी थी आपको? कुछ दुश्वारी नहीं होगी। आखिर पे आप दोबारा से इस प्रोसीजर को बेशक रीड आउट कर लें, मैंने जो बातें की हैं वही दोबारा बातें हैं, ये वाइवा के क्वेश्चन हैं, इनको भी याद कर लें, तो अल्लाह के फजल से आपका ये सारे का सारा प्रैक्टिकल मुकम्मल तौर पे प्रिपेयर हो चुका है। तो एक प्रैक्टिकल मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था वो मैंने मुकम्मल कर दिया है। अब दूसरा प्रैक्टिकल देखते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का। ठीक है जी, जी बच्चों, तो अब हम आते हैं सेकंड प्रैक्टिकल की तरफ। ये सेकंड प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, टू फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर बाय यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अपरेटस है जी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज और वायर, जिस सिर्फ टू कंपोनेंट्स, कोई लंबा चौड़ा अपरेटस नहीं, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया प्रैक्टिकल को, कि इंतहाई आसान, अगर परफॉर्म भी करना चाहे तो आसानी से हो जाएगा। अच्छा बेटे, इसको आपने लैब में देखा होगा, ये एक सिर्फ समझ लें ऐसे घुमाने वाला एक पेच है, एक नट है, इसको घुमा के आप घुमाएंगे ना, तो ये जो इसका रॉड है ये अंदर मूव करता चला जाएगा, मूव करता चला जाएगा, और जो इसकी जो मुखालिफ साइड पे एक छोटा सा सामने स्टड लगा होगा, इसके साथ जाके मिल जाएगा। अगर आप इसको खोलना शुरू कर देंगे, खुलता चला जाएगा, खुलता चला जाएगा, और ये बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। यही इसकी बस समझ लें कि इसका प्रोसीजर है इसको ऑपरेट करने का। तो बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान है। अब देखें बेटे, इसमें भी 2 स्केल हैं। ठीक है, इसमें भी 2 स्केल हैं। सबसे पहले तो इसका फार्मूला देखें, हमने इसके साथ मालूम क्या करना है। देखें, यह है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए वायर, किसके बराबर होता है? ये फार्मूले सही लिखने हैं। अगर अब वो बोलता है एरिया निकालो क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर का, तो फिर पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, इसमें यूज़ क्या हुआ है? पाई तो पहले ही मालूम है, रेडियस निकालना है, यानी इस इंस्ट्रूमेंट से हमने क्या निकालना है? रेडियस ऑफ वायर निकालना है, याद रखें। ठीक है, और दूसरे में से दूसरे इंस्ट्रूमेंट में देखें। ठीक है, और दूसरे प्रैक्टिकल में ये है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर वो वॉल्यूम बोलता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालें, तो 4/3 पाई आर क्यूब है, यानी बाकी चीज़ें तो पहले मालूम है, तो हमने क्या निकालना है? रेडियस। तो इसका मतलब प्रैक्टिकल ये 2 अलग अलग प्रैक्टिकल नहीं है, ये तो हमने जानबूझ के बना दिए हैं ताकि बच्चा जो है वो ईजी फील करे कि मुझे ये भी आता है, वो भी प्रैक्टिकल आता है। तो यानी अगर आपने रेडियस निकाला हुआ है इस ऑपरेटर से, तो आप दोनों प्रैक्टिकल कर सकते हैं, चाहे वो एरिया पूछे चाहे वो वॉल्यूम पूछे, सिर्फ फार्मूले का फ़र्क आएगा। तो देखते हैं जी इसका प्रोसीजर क्या है। मैंने आपको जैसे पहले सिखाया वर्नियर कैलिपर के केस में, इसमें भी हमने इसके नट को टाइट करना है, घुमाना है, बंद करना है। ये जब आप इसको घुमाएंगे एक रुख पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब आप इसको रोटेट करते चले जाएंगे, तो ये आगे जलता जाएगा, रॉड आगे जलता जाएगा, चलता जाएगा, इसके स्टड के साथ जाकर मिल जाएगा। उस वक्त ये स्क्रू गेज अपनी क्लोजिंग पोजीशन में है, ये बंद हो गया। उस वक्त क्या है? ये बंद हो गया। उस वक्त आपने नोट करना है, ठीक है, कि उसकी पोजीशन क्या है। इसकी पोजीशन ये होनी चाहिए, ये जो लाइन है ये मेन स्केल की लाइन कहलाती है। ठीक है, इसको लीनियर स्केल आर पिच स्केल कहते हैं। ठीक है, ये लीनियर स्केल लाइन कहलाती है। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ऐसे, ये सीधी स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहा हूँ। इसके ऊपर जो छोटी छोटी लाइनें लगी हुई हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा। ये जो स्ट्रेट लाइन है, एक ही लाइन आपको नज़र आ रही है जिसके ऊपर बाकी दूसरी दूसरी लाइनें लगी हुई हैं, इसको कह रहे हैं लीनियर स्केल लाइन या फिर पिच स्केल लाइन। ठीक है, तो आप देखेंगे कि
जब आपने इसको स्क्रू गेज को टाइट किया, इसके ये बंद हो गया, क्लोज हो गया, उस वक्त आप पोजीशन चेक करेंगे कि ये जो हमारी सर्कुलर स्केल, इसमें दो स्केल है, एक सर्कुलर स्केल है और एक मेन स्केल है। तो ये जो पिच स्केल लाइन थी या ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ठीक है, ये वाली जो लाइन थी जिसको लीनियर स्केल लाइन बोल रहे हैं, लीनियर स्केल लाइन या फिर पिच स्केल लाइन, ठीक है। तो ये जो लीनियर स्केल लाइन थी जिसको एल के साथ लिखा हुआ है, अगर सर्कुलर स्केल की ज़ीरो उस लीनियर स्केल लाइन के बिल्कुल सामने है, जैसे यहाँ पे है, तो उसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है। अगर वो लीनियर स्केल लाइन ऊपर रह गई है, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जो थी, और जो ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल है वो नीचे रह गया है, तो इसमें पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। ओके हो गया। अच्छा, अगर ऐसे है कि जो हमारा ज़ीरो है सर्कुलर स्केल का वो ऊपर चला गया है, लीनियर स्केल लाइन से ऊपर चला गया है, तो इसका मतलब उसमें नेगेटिव ज़ीरो एरर है, ठीक है। अब इसकी आपने वैल्यू कैसे निकालनी है कि कितना ज़ीरो एरर है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कौन सी लाइन है बेटा जी, पाँचवीं लाइन है, तो 5 काउंट करें और 5 को मल्टीप्लाई करें इसके लीस्ट काउंट से। इसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होगा, उसका लीस्ट काउंट कितना था वर्नियर कैलिपर का, 0.1 मिलीमीटर। इसमें इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 मिलीमीटर। दोनों को मैं मिलीमीटर में बता रहा हूँ, दोनों को मिलीमीटर में बता रहा हूँ। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या था, 0.1 मिलीमीटर। तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या है, 0.01 मिलीमीटर है। अच्छा देखें, अब देखें कि इसमें 5 आ रहा है ना, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 5 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा, 0.05 आ जाएगा। तो ये इसका पॉजिटिव ज़ीरो एरर आ गया। अगर ये है तो फिर भी आपने देखना है कि ज़ीरो से पीछे कितनी लाइनें हैं, तो उनको काउंट कर लें दोबारा। ये 5 ही आ रहा है, ये 45 सामने है ना, तो 45 से 0 तक पहुंचने में कितनी लाइनें काउंट करेंगे, 5 ही करेंगे ना। तो इसलिए हम इसको 5 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ, तो ये नेगेटिव ज़ीरो एरर आ जाएगा। कुरेक्शन लेकिन आपने पहले देखा है कि बिल्कुल अपोजिट होती है, तो मैंने ज़ीरो एरर के बारे में बता दिया। अच्छा जी, अब हम दोबारा प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले जिस तरह से वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकाला था, हम स्क्रू गेज का भी लीस्ट काउंट निकालेंगे। वो कैसे, हम इसकी पिच को यानी पिच ऑफ स्क्रू गेज और को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन बड़ी पूछी जाएगी कि आपने सर्कुलर स्केल को घुमाना शुरू करना है, कहाँ से, किस पोजीशन से, इस एक खास पोजीशन से, यानी उसकी ज़ीरो जो है एक पूरा चक्कर उसका घुमाना है, एक कंप्लीट चक्कर घुमाना है कि ज़ीरो को लीनियर स्केल के बिल्कुल सामने लाना है और उसको घुमाते जाना है, घुमाते जाना है, घुमा के दोबारा ज़ीरो जो है वो लीनियर स्केल के बिल्कुल सामने आ जाए। एक चक्कर पूरा घुमा देना है इसको क्लॉकवाइज, इस तरह से पूरा एक चक्कर इसको यहाँ से आपने घुमा देना है, रोटेट कर देना है। इस पूरे चक्कर के दौरान आपने देखना है कि ये जो हमारा सर्कुलर स्केल है ये कितना आगे की तरफ गया है, ये कितना, यानी नट जैसे टाइट करते हैं, तो नट टाइट करने से आपको पता है कि ये जो सिलेंडर था आगे की तरफ जा रहा था ना, ऐसे आप एक पूरा चक्कर उसको घुमाएं। आप नोट करें कि एक पूरा चक्कर घुमाने से ये जो सर्कुलर स्केल है इसकी लीनियर स्केल के ऊपर कितनी मूवमेंट हुई है, यानी 1 मिलीमीटर आगे गया है या 2 मिलीमीटर आगे गया है, 3 मिलीमीटर आगे गया है, ये आपने देखना है। आम तौर पे मैं बता देता हूँ कि 1 मिलीमीटर आगे जाता है या फिर 1 मिलीमीटर पीछे आता है। ओके हो गया। या फिर कुछ स्केल ऐसे भी हैं जिसमें वो 0.5 मिलीमीटर आगे जाता है या फिर 0.5 मिलीमीटर पीछे जाता है। बहरहाल आम तौर पे हम बात कर रहे हैं कि 1 मिलीमीटर फर्किया आगे गया, तो इसका मतलब इसकी पिच होगी 1 मिलीमीटर, और इसके ऊपर जो नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं वो कितने होते हैं, वो 100 होते हैं। सर्कुलर स्केल के ऊपर डिवीजन कितने होते हैं, 100 होते हैं। तो 1/100 करेंगे तो 0.01 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। या फिर बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि सर्कुलर स्केल के ऊपर 50 डिवीजन होते हैं और लीनियर स्केल के ऊपर जो इसकी जो पिच होती है वो 1 मिलीमीटर नहीं होती बल्कि 0.5 मिलीमीटर होती है। यानी जब आप उसको पूरा चक्कर घुमाते हैं तो ये 0.5 मिलीमीटर बंद होता है या खुल जाता है। तो आप फिर 0.5 को 50 से डिवाइड करेंगे, आंसर फिर भी 0.01 मिलीमीटर ही आएगा। तो ये आपने पिच की डेफिनेशन भी याद कर ली, ठीक है। उसके बाद देखें ज़ीरो एरर मैं पहले बता चुका हूँ कि कैसे निकालना है। तो ये आपका ज़ीरो एरर निकल आएगा। जो भी डिवीज़न उस वक्त आपने इन दोनों को बंद करके देखेंगे, जो डिवीजन सामने होगी, अगर 5वीं लाइन है तो 5 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये ज़ीरो एरर आ जाएगा। ले जी, अब इसमें भी बिल्कुल वही प्रोसीजर है। हमने डायमीटर ढूंढना था, तो एक हमारी रीडिंग होगी लीनियर स्केल, हम इसके दरमियान में अपना कोई सफ़ियर रख देंगे
और दरमियान में रख के इसको सर्कुलर स्केल को घुमाते जाएंगे, बंद कर देंगे इनको, मुकम्मल तौर पे वो फंस जाएगा। स्टड के दरमियान और इस रॉड के दरमियान हमारा स्फीयर यानी गोल सा स्फीयर, गोल सी बॉल जो है वो यहाँ पे फंस जाएगी। उस वक्त हम देखेंगे कि हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग क्या है। मेन स्केल रीडिंग कैसे होगी, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ज़रा नोट करें कि यहाँ पे ये जो यहाँ से लेकर 0 से लेकर ये यहाँ तक जहाँ पे रुकी हुई है, यानी ये 5.123, तो 5 के बाद ये छोटी लाइन एक आ गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ठीक है। तो ये या इसको आप 5 कह लें, ये 5 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। 8 के बाद कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब हमारी मेन स्केल या लीनियर स्केल की रीडिंग कितनी आ गई है, 5 मिलीमीटर। कितनी आ गई है, 5 मिलीमीटर। इसको ज़रा मोटा करके देख लें, कितनी रीडिंग आ गई है, 5 मिलीमीटर रीडिंग आ गई है। अच्छा जी, उसके बाद देखें हमारे पास सर्कुलर स्केल की कौन सी रीडिंग सामने आ रही है। तो ये देखें, ये 10, ये 15, ये 20, तो इसका मतलब ये 15 और 20 के दरमियान में कौन सी लाइन होगी, ठीक है, ये 16, 17, 17, लेट्स से कि 17 लाइन जो है वो इस लाइन के बिल्कुल सामने है, ठीक है। लीनियर स्केल के बिल्कुल जो सामने वाली लाइन होगी उसको पढ़ेंगे, फ़र्ज़ किया वो 17 लाइन है, तो उसको आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है, ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ जाएगी। तो दोनों रीडिंग्स आ गई, मेन स्केल की भी आ गई और सर्कुलर की, दोनों को जमा करेंगे तो टोटल रीडिंग आ जाएगी। तो दोबारा आते हैं हम टेबल की तरफ, ठीक है। ये देखें, ये लीनियर स्केल रीडिंग आ गई, ये नोट कर लिया आपने, ठीक है, जो मैंने पहले बताई है आपको कि मेन स्केल के ऊपर कितनी रीडिंग आप जब उसको खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं स्क्रू के ऊपर, तो सर्कुलर स्केल जहाँ पे एंड होता है वहाँ तक जो वैल्यू होती है वो मेन स्केल रीडिंग कहलाती है, ठीक है। इसी तरह से सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन पिच लाइन के बिल्कुल सामने है, हॉरिजॉन्टल लाइन के बिल्कुल सामने है, उस लाइन को आप पढ़ लें, वो आपकी सर्कुलर स्केल रीडिंग होगी। तो इस वैल्यू को n कह दें, n को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि मैंने बोला, फ़र्ज़ किया 17 लाइन थी तो 17 को मल्टीप्लाई किया लीस्ट काउंट के साथ, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी, 0.17 मिलीमीटर, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी थी हमारी, 7 लाइन थी ना, 7 लाइन आ रही, हाँ जी, नहीं 8 वैल्यू आ गई, 5, 6, 7, 8, 8 मिलीमीटर जो है वो रीडिंग है हमारी मेन स्केल की, और 0.17 आ गई किसकी, सर्कुलर स्केल की। दोनों को ऐड कर दें तो 5.17 मिलीमीटर टोटल रीडिंग आ जाएगी। अब आप इसमें अगर जीरो एरर मौजूद है तो उसमें वो माइनस कर दें या प्लस कर दें, तो हमारे पास ये करेक्टेड वैल्यू आ जाएगी लास्ट कॉलम में। अगर जीरो एरर नहीं है तो जो आपका ये कॉलम रीडिंग दे रहा है वही, यही दोबारा वही कॉलम में, उसी में भी आप यही वैल्यूज़ लिख देंगे। तो इस दफ़ा फिर दोबारा आपने 3 अलग अलग पोजीशन, यानी थोड़ा सा उसकी पोजीशन चेंज कर लें, जो बॉल अंदर रखी हुई है उसकी पोजीशन चेंज करके दोबारा आप वैल्यूज़ लेंगे। तो इस तरह से 3 वैल्यू लेके उसकी एवरेज लेंगे, तो ये मीन डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर आप नोट कर लेंगे, उसको हाफ कर देंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर का, तो एरिया आ जाएगा। अगर 4/3 पाई आर क्यूब फार्मूला लगाते हैं, जो कि हमने दूसरे प्रैक्टिकल में देखा था, ठीक है, अगर ये फार्मूला लगा देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो दोनों प्रैक्टिकल आपके हो गए, ठीक है। तो ये 2 प्रैक्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको करवा दिए हैं। अब हम चलते हैं, ठीक है, इसको ज़रा मैं वीडियो में ले आऊँ ताकि आप आसानी से इसके वाइवा क्वेश्चन को भी देख सकें, इसके प्रोसीजर को भी देख सकें, ठीक है। वीडियो का पार्ट बना देते हैं, ये प्रोसीजर है और ये इसके क्वेश्चंस हैं, आप इनको गौर से पढ़ लें, ठीक है, देख लें ताकि आपको आसानी हो। वीडियो को रोक के ब्लॉक करके आप इसके पढ़ सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर रहे, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 नहीं करेंगे। अब हम मूव करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 4, जो कि इन दोनों प्रैक्टिकल से ज़्यादा आसान है और ज़्यादा जल्दी हो जाता है, ठीक है जी। जी बेटो, तो हम अब थर्ड प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन। जी क्या चीज़ है जिसकी वैल्यू 9.8 या 10 पड़ी हुई है आपने। वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक टाइमर, टिकर टाइमर, इसका दूसरा नाम टिकर टाइमर भी है। तो इसका ऑपरेटस क्या है जी, एक फ्री फॉल ऑपरेटस है विद इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इलेक्ट्रॉनिक टाइमर, स्टील बॉल, कनेक्शन वायर्स, मीटर और स्टैंड। मैं आपको जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये तो प्रैक्टिकल है, मतलब बड़ा आसान है, हम इसको कैसे समझते हैं। तो इसको ज़रा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसको फिगर के साथ एक्सप्लेन करते हैं स्क्रीन के ऊपर। बेटे आप जब इस प्रैक्टिकल को देख लेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है, तो आप फटाफट यही प्रैक्टिकल कोशिश करेंगे करने की, कि इंतहाई ज़्यादा आसान होता है। ये एक स्टैंड होता है लोहे का, ठीक है, तो इसके साथ ये स्केल बना होता है और इधर एक छोटा सा स्टील का बॉल लगा होता है, इधर छोटा सा एक स्टील का बॉल लगा होता है। हम पीछे से एक पावर सप्लाई जा रही होती है
उस पावर सप्लाई को इस तरह से सॉकेट के अंदर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रैक्टिकल है इसका मतलब पावर सप्लाई देने से ये ऑन हो जाता है। ठीक है जी, इसके सिर्फ 2 बटन होते हैं ऊपर लगे हुए, इसको रीसेट बोलते हैं। पहले मरहले पे आपने रीसेट का बटन दबाना है। जब रीसेट का बटन दबाएंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, यानी ये चीज़ मैग्नेट बन जाती है। स्टील का एक छोटा सा हिस्सा होता है, ये नज़र नहीं आ रहा होता, तो ये मैग्नेट बन जाता है। तो स्टील का बाल फ़ौरन इससे चिपक जाता है। ठीक है, फिर आप इसके जब ये चिपक जाए तो आपने क्या दबाना है, स्टार्ट का बटन। स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो ये स्टील का बॉल इस टोकरी में आके गिर जाएगा, इस बास्केट में आके गिर जाएगा। तो साथ ही इसके इस तरह से डिजिटल टाइमर लगा होता है, वो आपको बता देगा कि जनाब आपका टाइम कितना लगा है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का वक्त कितना लगा है। ठीक है, वो फ़र्ज़ किया वो आपको पता है, कहता है कि 0.12 सेकंड लगे हैं, जो भी वैल्यू आती है वो आपको यहाँ पे बता देता है। मेरी बात समझ रहे हैं? बस ये प्रैक्टिकल पूरा हो गया। फिर आप दोबारा इसको साथ जोड़ेंगे। ठीक है, बास्केट थोड़ी सी नीचे कर लें तो दोबारा वो वैल्यू ले लें। यहाँ से ये इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जो बास्केट की जो लेंथ है ये आपकी हाइट कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? हाइट कहलाएगी या फिर डिस्टेंस कहलाएगा। आपने बेटे ये फार्मूला तो पढ़ा हुआ है ना, S = VIT + हाफ AT², ये फार्मूला है। ठीक है, चूँकि यहाँ पे बॉडी रेस्ट पे है ना, तो रेस्ट पे बॉडी होने की वजह से इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये S जो है ये हाइट के बराबर है, जो अभी मैंने बताया ये H के बराबर आ गया। तो ये बाकी ये VI 0 हो गई, 0 से मल्टीप्लाई किया T को तो 0 आ गया। हाफ एक्सेलेरेशन यहाँ पे चूँकि बॉडी नीचे गिर रही है, फ्री फॉल एक्सेलेरेशन है, तो एक ही जगह पे G आ गया। लो जी देखें, ये H बराबर आ गया हाफ GT² के। तो यहाँ से G निकाले हैं, किसके बराबर आएगा? वो आ जाएगा 2H/T² = G। G की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आपने G निकाल लेना है। कैसे? ये हाइट आपने देखना है कि इधर से लेकर इधर तक का डिस्टेंस वो मीटर स्केल साथ लगा होगा, मीटर रॉड लगा होगा, वो पढ़ लेना है आपने, और टाइमर यहाँ से ले लेना है। दोनों वैल्यूज़ आपकी सामने है यार, H भी पता चल गया और टाइम भी पता चल गया। इसमें पुट करके तो आपने क्या निकाल देना है? G की वैल्यू निकाल देनी है। लो जी, प्रैक्टिकल ख़त्म है। तो ये सबसे आसान प्रैक्टिकल है, इसको 2 मिनट लगते हैं सिर्फ लैब के अंदर परफॉर्म करते हुए, तो बच्चे इसमें घबरा जाते हैं। अब हम आते हैं इसके टेबल की तरफ। आपने प्रैक्टिकल सीख लिया, अब आपको कोई परेशानी नहीं है। इसका टेबल फिल करना मैं सिखा देता हूँ। तो हम ये डेफिनेटली बास्केट को ऊपर लेके जाएंगे, एक वैल्यू आ जाएगी, थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे और वैल्यू आ जाएगी, थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे और वैल्यू आ जाएगी, लेकिन G की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट रहनी है। ठीक है, G की वैल्यू 9.810 के बराबर ही रहती है। आपकी चलो कोई ज़्यादा आ जाए, ठीक है, या कम आ जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आ भी सकती है लेकिन आम तौर पे वेरिएशन होती है। तो दोबारा चलते हैं हम अपने उस पे टेबल की तरफ। जी बेटे देखें, तो ये उसकी सारी सर्किट डायग्राम बनी हुई है, वही फार्मूला जो मैंने आपको सिखाया 2H/T²। तो बेटे ये आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल सेंटीमीटर में, वो मीटर रॉड के साथ लिया जाएगा। तो आप 2 दफ़ा चलें इसको, उसने बोला कि 2 दफ़ा, यानी एक पोजीशन के ऊपर 2 दफ़ा टाइम लें। T1 और T2 दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो मीन वैल्यू आ जाएगी, ये एक रीडिंग बन जाएगी। उसका स्क्वायर कर लें क्योंकि फार्मूले में स्क्वायर है 2H/T²। ठीक है, अगर आप रखते हैं आंसर अपना सेंटीमीटर में हाइट, तो आंसर आएगा सेंटीमीटर/सेकंड²। ये पहली रीडिंग मुकम्मल हो गई। दूसरी, फिर दोबारा मैंने बोला था बास्केट को थोड़ा सा नीचे कर लें, बास्केट को नीचे करेंगे तो हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो टाइम भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दोबारा आप उस एक ही पोजीशन के ऊपर रख के 2 दफ़ा टाइम निकालेंगे, उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, ये मेन टाइम आ जाएगा, उसका स्क्वायर कर लेंगे, फार्मूले में पुट कर देंगे, दोबारा G की वैल्यू आ जाएगी। तीसरी रीडिंग भी बिल्कुल ऐसे ही ले लेंगे, इन तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा, वैल्यू ऑफ G निकल आई। लो जी, ये सबसे आसान है। देखें, मैंने वो प्रैक्टिकल मुझे 20 मिनट लगे हैं एक्सप्लेन करते हुए और इसको मुझे सिर्फ 5 मिनट लगे हैं। तो ये प्रैक्टिकल आप प्रायोरिटी पे लें, ये बहुत आसान है परफॉर्म करना। ओके हो गया, 980 सेंटीमीटर/सेकंड² आइडियल वैल्यू है। ठीक हो गया, तो आपकी वैल्यू इसके करीब करीब आएगी। आप अब खुद से कोई हाइट, और अगर आपके पास ऑपरेटर्स नहीं चल रहा तो खुद से कोई हाइट की वैल्यू ले लें, कोई टाइम की, कि जिसका आंसर 980 के करीब करीब आए, तो वो डाटा आप पुट कर लें। ये एक शॉर्टकट मेथड होता है कि अगर आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा प्रैक्टिकल लैब के अंदर प्रेशर की वजह से, तो हाइट की कुछ वैल्यू लगा लें यार, कोई वैल्यू लगा दें। कितनी वैल्यू लगा लेंगे? फ़र्ज़ किया आप कहते हैं जी 20 सेंटीमीटर है, टाइम की कोई वैल्यू लगा दें। टाइम की अब उतनी वैल्यू लें कि जिससे आपका आंसर 980 आ जाए। ठीक है, टाइम की उतनी वैल्यू लें, 0.1 ले लें, 2 ले लें, इससे नहीं आ रहा तो जिस वैल्यू पे 980 आंसर आ जाए, समझ लो वो आपकी H भी वैल्यू ठीक है और T भी ठीक है। लो जी, बात ख़त्म। तो अगर आपके पास ना भी परफॉर्म करें फिर भी प्रैक्टिकल हो जाएगी।
ओके हो गया। तो ये प्रैक्टिकल 3 भी हमारा ख़त्म हो गया। अब प्रैक्टिकल 4 के बारे में हम प्रैक्टिकल 4 के ऊपर चलते हैं। जी बेटे, प्रैक्टिकल 4 देखें, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है। मैंने हमारी लिस्ट के मुताबिक हमने जो दरमियान में प्रैक्टिकल आ रहा था उसको छोड़ दिया। तो ये हमारा लिस्ट में के मुताबिक चौथा प्रैक्टिकल है पेंडुलम का। ये भी इंतहाई सादा और आसान प्रैक्टिकल है। लें जी, इसके मज़ीद उसने ए बी सी पार्ट हैं। ठीक है, ये बाद दफ़ा कोई एक पार्ट पूछ लेता है एक ग्रुप में, कोई दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, तो ध्यान रखना है कौन सा पार्ट पूछा है। तो ज़रा देखें, पढ़ते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम। नंबर 1, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास और डेंसिटी ऑफ द बॉब। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। लो जी, ये प्रैक्टिकल आपने मैट्रिक में भी किया था। ठीक है, सबसे पहला काम इसके प्रोसीजर में क्या है कि आपने एक धाती गोली हुक के साथ लगी होगी, उसको धागे के साथ यहाँ पे बांध देना है। ये बांधना नहीं बल्कि टाइट करना है। ये हमारे पास एक कॉक होता है जो दरमियान से कटा हुआ होता है, उसको हम एक प्लास की तरह का एक हमारे पास स्टैंड होता है, स्क्रू उसके साथ लगा होता है, उसके दरमियान में रख के उसको दबा देते हैं, तो ये धागा उस कॉक के दरमियान में फंस जाता है, जिसकी वजह से ये नीचे या ऊपर मूव नहीं कर सकता। तो उसको फंसाना ही हमारा मकसद था। अब आप उसको टेबल के आगे थोड़ा सा ले आते हैं, बेशक ना इतना नीचे लेके जाएं, लेंथ को छोटा धागा रखें ताकि टेबल के ऊपर भी परफॉर्म हो सके। तो अब आप उसको, वो पेंडुलम आपका बन गया है। अब आपने सिर्फ उसका टाइम निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो असल मरहला है कि इसकी लंबाई कहाँ से ली जाती है। ये लंबाई कैसे ली जाती है, ये डिटेल के साथ फिगर आपके सामने मौजूद है। देखें कैसे जी निकालेंगे इसकी लेंथ। ये देखें, आपने जो काक का निचला हिस्सा है वहाँ से शुरू कर देनी है इसकी लेंथ और हुक तक आना है, ये L1 आ जाएगी। फिर आपने इस बॉब का रेडियस पूछ लेना है लैब वाले से कितना है, या फिर वर्नियर कैलिपर से खुद निकाल लेना है। ठीक है, तो उस रेडियस को और लेंथ को दोनों को जमा करना है, तो ये लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम कहलाएगी। इसलिए इसके प्रैक्टिकल के अंदर वर्नियर कैलिपर भी शामिल होता है। वर्नियर कैलिपर भी शामिल होता है कि आपने उसके साथ, क्योंकि आपने रेडियस भी निकालना होता है। तो दोनों को जमा करेंगे तो ये सेंटर ऑफ द बॉब से, असल में क्योंकि पेंडुलम की लंबाई सेंटर ऑफ द बॉब से, सेंटर ऑफ सफियर से शुरू की जाती है ना मेजर करनी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई मेजर कर लेंगे, ये L1 आ जाएगा। ये लेंथ ऑफ पेंडुलम है। पहला स्टेप ये है कि पेंडुलम तैयार करने के बाद उसकी लंबाई कैसे निकालनी है। दूसरा काम क्या है, अब पहला प्रैक्टिकल पढ़े जरा कि टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, देखें मैंने O से B तक का जो डिस्टेंस है ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। मैं ये डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा दूं, यानी पेंडुलम को पीछे से मूव करूँ यहाँ से, इस पोजीशन से, या और पीछे से ले जाऊँ, तो ये इसका मतलब मैं एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो एम्पलीट्यूड मैं इंक्रीज़ करता चला जाऊँगा, ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना, फिर वो ये हमारी वो जो एजम्पशंस हैं उसके अगेंस्ट हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस फ़र्क डालना है और ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना। तो आप थोड़ी सी बी पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, फिर थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, तो 3 अलग अलग एम्पलीट्यूड के ऊपर उसको वाइब्रेट कराएं। तो जो टाइम पीरियड पहले बी पोजीशन पे आ रहा था वही सी पोजीशन पे आएगा और वही डी पोजीशन पे आएगा। इससे साबित हो जाएगा कि टाइम चेंज नहीं हुआ, एम्पलीट्यूड चेंज करने से टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ। ये प्रैक्टिकल देखें पहला आपका पूरा हो गया। ठीक है, ये उसी तरह से है मीन डायमीटर, आपने वो उसने प्रोसीजर बताया हुआ है। ठीक है, लेंथ लेने के बाद आपने रेडियस निकालना था, क्योंकि वर्नियर कैलिपर से डायमीटर निकलता है ना। ठीक है, डायमीटर का हाफ करेंगे, रेडियस आ जाएगा, लेंथ L1 और R को जमा करेंगे तो ये लेंथ ऑफ पेंडुलम बन जाएगी। अब आपने एम्पलीट्यूड की पैमाइश की ना, O से B तक आपने डिस्टेंस मीटर और से देख लेना है कितना है। ठीक है, फ़र्ज़ किया 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 6 लिख दें। फिर 6 सेंटीमीटर के बाद आप अगली रीडिंग 8 सेंटीमीटर पे ले लें और अगली 10 पे ले लें। तो आप टाइम नोट करेंगे। टाइम कैसे करना है जी, स्टॉप वॉच आपको दे दी जाएगी। स्टॉप वॉच आपको दी जाएगी, आपने पोजीशन बी के ऊपर स्टॉप वॉच को चला देना है, तो पेंडुलम जाएगा O पर, O से A पर, A से वापस B पर आएगा। जैसे ही B पर दोबारा आएगा तो आपने उस वक्त काउंटिंग शुरू कर देनी है कि ये 1 वाइब्रेशन मुकम्मल हो गई। फिर दोबारा ये A पर जाएगा, A से वापस B पे आएगा, आपने बोलना है 2। फिर आपने इसने एक चक्कर पूरा करना है, आपने बोलना है 3। फिर पूरा चक्कर करना है 4, 5, 6, इस तरह से 10 जब वाइब्रेशन पूरी हो जाएगी तो उस वक्त स्टॉप वॉच रोकनी है। एक वाइब्रेशन का टाइम नहीं लेना, उसको फिर 10 पे डिवाइड कर देंगे तो वो 1 वाइब्रेशन का टाइम आएगा। ऐसा प्रोसेस इसलिए किया जाता है कि इस तरह से गलती बड़ी कम हो जाती है। तो मिस्टेक को रिड्यूस करने के लिए 10 वाइब्रेशन का टाइम लिया जाता है और उस पर 10 पे डिवाइड करके एक टाइम पीरियड, एक वाइब्रेशन का टाइम ले लिया जाता है। तो ये देखें, ये टेबल के अंदर आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको ये नज़र आएगा कि इसी तरह से उसने किया हुआ है। उसने 20 वाइब्रेशन का लिया है तो 20 का ले लें, वैसे इतना ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं होती, 10 का भी ठीक होता है। तो आप पहले 8 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड पे देख रहे थे,
टाइम उतना ही निकला। फिर 10 सेंटीमीटर पे निकला, टाइम उतना ही निकला। फिर आपने 12 सेंटीमीटर पे देखा, टाइम उतना ही निकला। तो हमने आपने लिख दिया कि टाइम पीरियड पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हमें रिजल्ट लिख लेंगे कि दिस शोज़ दैट टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड। ये रिजल्ट हर प्रैक्टिकल पे लिखना है, ये हमने लिखा हुआ है, आपने भी ये लिखना है, ठीक है। जो भी रिजल्ट निकलता है इसके मार्क्स होते हैं। ये आपका टेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन कहलाता है, 5 नंबर इसके हैं, और 5 नंबर समझ लें इसके होते हैं, फार्मूला लिख के रिजल्ट लिखना 5 नंबर, तो 5 और 5 10 पूरे हो जाएंगे। ये पहला ए पार्ट पूरा हो गया, हमने बोला था इसके 3 पार्ट है। टाइम, अब दूसरा पार्ट देखें, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मैस और डेंसिटी ऑफ द बग। इस केस में दोबारा आपने क्या करना है, इसमें आपको 3 अलग अलग स्फीयर दिए जाएंगे, यानी एक छोटा सा बॉल होगा जो उसका डायमीटर कम होगा, एक थोड़ा सा मोटा होगा, एक उससे मोटा होगा, यानी मोटाई के लिहाज से उसका डायमीटर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 3 अलग अलग रेडियस के 3 अलग अलग साइजेस के समझ लें आपके पास बॉल आ जाएंगे, सफ़ियर्स आ जाएंगे। आपने तीनों के साथ तीनों की इसी तरह से लेंथ निकाल कर, लेंथ आपने सबकी बराबर रखनी है, ठीक है। रेडियस जमा करके लेंथ उतनी रखनी है कि टोटल लेंथ जो है हर पेंडुलम की सेम रहे, तो लेंथ में फ़र्क नहीं डालना है। पार्ट बी का जो प्रैक्टिकल है उसमें ये मुहतात रहना है कि लेंथ सेम रखनी, लेंथ सेम रख के हर दफ़ा 3 अलग अलग साइजेस के बॉब का टाइम पीरियड निकालेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। ये देखें, ये 3 बॉब थे हमारे पास, बॉब 1, बॉब 2 और बॉब 3। तो तीनों का आपने मैस अलग अलग रखा, ठीक है, लेकिन जब आपने टाइम पीरियड निकाला तो टाइम पीरियड सबका सेम निकला, टाइम पीरियड सबका सेम निकला, ठीक है। तो ये हमने रिजल्ट लिख दिया, दूसरा प्रैक्टिकल भी पूरा हो गया। लेकिन तीनों की अलग अलग लेंथ आपने मेजर करके उसको धागे की लंबाई उतनी रखनी है कि टोटल लेंथ तमाम पेंडुलम की बराबर रहे, इसमें ये मुहतात रहना है बस, ठीक है। और इसमें भी हमने देखना है कि हमने मैस तो बढ़ाया है बॉब का, वजनी कर दिया है बॉब को, सफ़ियर को भारी कर दिया है, लेकिन टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम का फार्मूला आपके सामने है, मैं आपको बताता हूँ। टी इक्वल टू 2π/L/g फार्मूला होता है, ठीक है। तो टी इक्वल टू 2π यानी उसमें ना तो शामिल है एम्पलीट्यूड और ना ही शामिल है मैस। तो टी इक्वल टू 2π/L/g फार्मूला है ना, तो उसमें ना तो एम्पलीट्यूड शामिल है और ना ही ये एल जो है ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, एम्पलीट्यूड नहीं है, और ना ही मैस शामिल है, इसलिए टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता दोनों चीज़ों पे। ले जी तीसरा प्रैक्टिकल देखें, तीसरे प्रैक्टिकल का नाम क्या है कि टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। तो पहले इसको सामने मैं स्क्रीन पे आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ, फिर आपको समझ आएगी कि तीसरे प्रैक्टिकल में क्या करना है। ये देखें जी बेटे, देखें टी इक्वल टू 2π/L/g फार्मूला है, ठीक है। तो इसमें देखें ना तो मैस का कहीं जिक्र है ना ही एम्पलीट्यूड का जिक्र है, इसलिए टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट माना जाता है इन दोनों चीज़ों के। पहले दोनों प्रैक्टिकल इस चीज़ के ऊपर थे, लेकिन इसमें हमने लेंथ बढ़ानी है। इसमें हमने क्या करना है, लेंथ जब आप बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि मैं इसको इस तरह से अगर लिख देता हूँ कि टी इक्वल टू 2π/L/g, तो √g को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो ये बन जाएगा √g इज़ इक्वल टू 2π/L/t। तो ये जो सारी चीज़ है इसका आंसर कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होनी, तो उसका आपने जब स्क्वायर रूट लेना है वो भी चेंज नहीं होना। इसका मतलब लेफ्ट साइड पे एक कांस्टेंट आंसर आता है, तो राइट साइड तो लेफ्ट साइड के बराबर होगी, इसका मतलब राइट साइड का आंसर भी हमेशा 9.8 के बराबर, या फिर अगर आप लेंथ सेंटीमीटर में ले ले हैं तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड के बराबर रहना चाहिए। तो इससे क्या पता चलता है कि जैसे ही आप लेंथ बढ़ाते हैं टाइम पीरियड भी बढ़ जाता है। यहाँ से भी पता चल रहा है कि लेंथ और टाइम पीरियड आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ है। तो अगर आप रेशो निकालेंगे √L/t की, तो ये पूरा आंसर हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगा। इस आंसर ने हमेशा क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी। इसी वजह से जी की वैल्यू भी चेंज नहीं होती, क्योंकि इसी से हमने जी की वैल्यू निकालनी होती है। अगर ये चेंज होगी तो जी चेंज हो जाएगा। तो आपने बस इस प्रैक्टिकल 3 में करना ये है कि लेंथ चेंज कर देनी है। एक दफ़ा लेंथ आपने अलग ली, यहाँ तक लेंथ ले ली एक दफ़ा, ठीक है, फिर आपने धागे की लंबाई बढ़ा दी, फिर आपने लंबाई और बढ़ा दी, इस तरह से लंबाई बढ़ाते चले जाएंगे। 3 अलग अलग वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये L1 आ गया, ये L2 आ गया, ये L3 आ गया। तो 3 अलग अलग लेंथ्स के ऊपर आपने क्या करना है, टाइम पीरियड निकालना है। हर दफ़ा 20 चक्कर पूरे करके वो उसी तरह से करना है आपने काम, कि 20 चक्कर आपने पूरे करने हैं, ठीक है। 20 चक्कर पूरे करने के बाद आपने
तो टेबल को फिल करना है, टेबल के ऊपर दोबारा आ जाते हैं हम। जी देखें फिर से, तो ये एम्पलीट्यूड वाला था, अब लास्ट वाला है ये लेंथ वाला। ठीक है, लेंथ ऑफ द थ्रेड इंक्लूडिंग, ये आप चेंज करते जा रहे हैं। ठीक है, और पहली लेंथ के साथ आपने देखा कि टाइम पीरियड आपका एक वैल्यू आ गई, उसको टी नोट कर लिया। ठीक है, और ये टी ओवर अंडर रूट एल जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये जो रेशो है ये कांस्टेंट रहेगी, अंडर रूट एल ओवर टी कर लें या टी ओवर अंडर रूट एल कर लें, तो रेशो ये हमेशा हमारी क्या रहनी है, कांस्टेंट रहनी है। ठीक है, टी ओवर अंडर रूट एल ही आता है, मैंने गलती से अंडर रूट एल ओवर टी लिख दिया था, यस। ठीक है, तो बहरहाल ये रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो आप इसको नोट करते चले जाएंगे। तो आंसर हम लिखेंगे दिस शोज दैट द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट, यानी जितनी टाइम बढ़ता है उतना ही अंडर रूट एल बढ़ जाता है, आंसर आपस में कैंसिल होके कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जितनी वैल्यू टी की बढ़ती है उतनी अंडर रूट एल, अगर ये 2 टाइम बढ़ता है ये भी 2 टाइम बढ़ता है, 2 2 से कैंसिल, आंसर कांस्टेंट रहेगा। तो ये प्रैक्टिकल तीसरा हो गया हमारा। लें जी, पेंडुलम का प्रैक्टिकल भी मुकम्मल हुआ, 4 प्रैक्टिकल मुकम्मल, सिर्फ एक प्रैक्टिकल पीछे रह गया जी। वो प्रैक्टिकल कौन सा है वो भी हम आपको मूव करवाते हैं। मैंने पहले बताया था कि वो कौन सा प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल है प्रिज्म का। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। जी बच्चों, लास्ट प्रैक्टिकल है जी। देखें कितनी देर लगी है, मेरे पास अभी टाइम 50 मिनट हुए हैं, तो इस 50 मिनट्स में मैंने आपको 4 प्रैक्टिकल करवा दिए हैं, तो कितना कुछ टाइम आपका कीमती है, प्लीज़ टाइम निकालें। तो देखिए जी, एक्सपेरिमेंट नंबर लास्ट है हमारा, जो 5वां फेवरेट प्रैक्टिकल था, टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म बाय क्रिटिकल एंगल मेथड। तो क्रिटिकल एंगल मेथड से आपने ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ठीक है, ये रे डायग्राम है, इसकी मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा, लेकिन आपको मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट कितना आसान और कितना सिंपल है। इसके ज़रा आप सिर्फ टेबल को देख लें ज़रा, कि हमने एक एंगल निकालना है, उसका हाफ करना है, ये जो हाफ होगा वो क्रिटिकल एंगल होगा। तो इसका फार्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है 1/sin थीटा सी। ये थीटा सी की जो वैल्यू यहाँ से निकलेगी उसमें पुट कर देना, यानी 1/sin ऑफ द थीटा। 1/sin थीटा जब करेंगे तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। इससे आसान और छोटा फार्मूला प्रैक्टिकल किसी में भी इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, एक और मज़े की बात देखें कि ये वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास की, हमें पहले ही पता है 1.50, तो हमारा आंसर हमें पहले ही पता है कि कितना आना है, 1.50 के करीब आना है। तो बेटे आप अगर एंगल की वैल्यू रखते हैं ना 42, मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि जो क्रिटिकल एंगल है इसकी वैल्यू भी फिक्स है ग्लास के लिए, वो कितनी होती है 42। तो आप जब 1/sin 42 करेंगे तो खुद ब खुद ही आपका आंसर 150 आ जाना। तो इसका मतलब अगर आपने थीटा सी की वैल्यू यहाँ पे 42 आना चाहिए, तो ये कैसे आएगा, क्योंकि आपने इस एंगल का हाफ करना है, तो इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू 84 होनी चाहिए। और समझ आई कि नहीं, 84 का जब आप हाफ करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 42 बन जाएगा। तो सारी वैल्यूज़ तो आपको पहले ही पता है, ये यहाँ पे 84 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे 42 लिख देंगे, और जब आप फार्मूले में पुट करेंगे 1/sin 42, तो आंसर आपका 1.49 या 1.5 के करीब आ जाएगा। बात खत्म, आपको रिजल्ट भी पहले ही पता है। तो इससे ज़्यादा आसान प्रैक्टिकल क्या हो सकता है। अब मैं आपको डिटेल से इसका प्रोसीजर समझाता हूँ, तो प्रोसीजर समझ लें तो ये प्रैक्टिकल भी आपका फिंगर टिप पे है। बहुत सारे बच्चों ने प्रैक्टिकल ये अपना मैट्रिक में किया होता है, इसलिए मैंने इस प्रैक्टिकल का इंतखाब किया है, सिलेक्शन किया है कि बच्चों को ये बिल्कुल आसान लगे। कि वैसे भी एक इसमें ऑपरेटर्स भी बहुत मुख्तसर यूज़ होता है। ठीक है, आपने कॉमन पिन्ने लेनी है, एक ब्लैंक खाली शीट लेनी है, सादी शीट कागज़ की। ठीक है, और एक प्रिज्म लेना है बस। तो ये इसका ऑपरेटर्स है। वो साथ आपको वो अपना एक लकड़ी का बोर्ड वैसे दे देते हैं, उसके ऊपर रख के ये प्रैक्टिकल कर लेना है। ठीक है, ले जी, मैं आपको अब प्रोसीजर इसका एक्सप्लेन करता हूँ। स्क्रीन के ऊपर देखें गौर से। ठीक है, स्क्रीन पे प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं। बेटे इसका प्रोसीजर देख लें कि सबसे पहले आपने वाइट ब्लैंक शीट लेनी है, उसको कार्डबोर्ड के ऊपर रख लेना है या लगा लेना है, अगर थंब पिन दी हुई हैं। ये फ़र्ज़ किया हमने, वो एक जो वाइट पेपर है उसको मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरह से लगा लिया। ये देखें, ये मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरह से उसको डिपॉजिट कर लिया किसी तरीके से। ओके हो गया। अब मैंने उसके ऊपर प्रिज्म रखता है, ये मैंने प्रिज्म रख लिया जी उसके ऊपर, ये देखें ये मैंने प्रिज्म रख लिया। ओके, ये प्रिज्म हमने इसको इस अंदाज से रखना है कि कार्नर हमारी तरफ आए। ये देखें, ये प्रिज्म रख लिया, ये प्रिज्म आ गया, सॉरी थोड़ा सा सेंटर कट बनाते हैं, ये प्रिज्म रख, ओके हो गया। ये उसके आपने प्रिज्म रख के आपने उसकी बाउंड्री लगा लेनी है, लेड पेंसिल से ऐसे बाउंड्री लगा के उस प्रिज्म को उठा लेना है। प्रिज्म का काम ख़त्म हो गया फ़िलहाल। ठीक है, कार्नर्स के नाम रख लेने हैं A B C। आगे बात समझ।
शीट लगाकर ऊपर क्या रख लिया बेटा जी, ऊपर आपने प्रिज्म रख लिया, प्रिज्म रख के ऐसे उसको दबाकर ध्यान से एहतियात से उसकी बाउंड्री लगा लेनी है, उसको ट्रेस कर लेना है, ठीक है, लेड पेंसिल के साथ उसकी बाउंड्री लगा लेनी है और फिर उसको प्रिज्म को उठा लेना है, ठीक है। फिर आपने गौर रखना है कि कौन सा कार्नर इस पोजीशन पे था, उसी कार्नर को उसी पोजीशन पे लेके आना है। यहाँ पर आपने एक कॉमन पिन लगा ली, ना भी उठाएं पड़ा रहे, यहाँ पे एक छोटी सी कॉमन पिन ऐसे दबा के ऐसे कार्डबोर्ड के अंदर लगा देनी है, ठीक है। अब आप इसका नाम रख देते हैं, फ़र्ज़ किया पी, इसका नाम क्या रख देते हैं, पी। अच्छा, ए बी वाली साइड पे आपने वो पिन लगाई है, तो ए सी वाली साइड पे आपने उसका इमेज ढूंढना है। तो आप इधर से जब वॉच कर रहे होंगे इस पोजीशन से, ये पोजीशन है आपकी वॉच करने की, ठीक है, यहाँ से इस पोजीशन से आप वॉच करेंगे। तो यहाँ से जब इस पोजीशन से आप वॉच कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर फ़र्ज़ किया उसका इमेज नज़र आता है, इस पोजीशन पे आपको इमेज नज़र आता है इस पोजीशन पे। फिर आप ए से सी की तरफ जाएंगे तो वो इमेज मदम होना शुरू हो जाएगा, ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। फिर आप यानी अगर ए से सी की तरफ देखेंगे ना तो इमेज मदम होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से जब आप उसको सी से ए की तरफ देखेंगे तो इमेज ज़्यादा फिर क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो आपने वो पोजीशन ढूंढनी है जहाँ पे उसका इमेज मदम होना स्टार्ट हो जाए, जहाँ पे उसका इमेज मदम होना, फेंट इमेज होना स्टार्ट हो जाए, उस पोजीशन के ऊपर आपने पिन लगानी है। फिर उसी पोजीशन के को देखते हुए आपने एक पिन और लगा देनी है, उसी पोजीशन को आपने वॉच करते हुए एक पिन और लगा देनी है, ठीक है। फ़र्ज़ किया इसका नाम क्यू रख दिया और इसका नाम आर रख दिया इस पिन का, ओके हो गया, प्रैक्टिकल पूरा हो गया। अब बाकी काम जो है वो सिर्फ स्केल का और लेड पेंसिल का है। तो इतना सा प्रैक्टिकल है, इसमें आपने प्रिज्म रखा, उसकी ए बी की बिल्कुल बाउंड्री के साथ साथ आपने पिन लगा दी पी और उसका इमेज तलाश किया ए सी साइड पर, और उस जगह पे पिन लगाई जहाँ पे उसका इमेज मदम होना शुरू हो जाता है, उस जगह को तलाश किया, उस इमेज को तलाश किया, वहाँ पे क्यू और आर उसकी इमेज के सामने बिल्कुल जहाँ पे उसका इमेज है उसी इमेज के सामने आर होनी चाहिए और उसी इमेज के सामने क्यू होनी चाहिए, ये कॉमन पिन आपने लगा देनी है। अब आपने सारा कुछ उठा लेना है, इसको सर्कल कर लेना है ताकि पिन के निशान कायम रहें, इसको भी सर्कल कर लेना है, ठीक है, इसको भी सर्कल कर लेना है और प्रिज्म को हटा लेना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो बी सी साइड है ना, बी सी साइड प्रोटेक्टर रखना है। प्रोटेक्टर आपके पास, ये प्रोटेक्टर ज्योमेट्री के अंदर इस तरह का प्रोटेक्टर मौजूद होता है, ये 90 डिग्री यहाँ पे एंगल आ रहा होता है उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के आपने 90 डिग्री का एंगल ट्रेस करना है बी सी साइड के ऊपर, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि पी से ये डिस्टेंस कितना बन रहा था, ठीक है, जो 90 डिग्री का एंगल जो फ़र्ज़ किया यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आप इस तरह से बना रहे हैं उसको निशान लगा के, तो आपने उस 90 डिग्री के एंगल को नाम दे दिया, फ़र्ज़ किया कोई नाम रख लें ई। तो वो 90 डिग्री के जहाँ पे एंगल बन रहा होगा उसको मार्क कर लेना है, तो पी और ई को आपस में मिला लेना है, पी और ई को आपस में मिला देना है। यहाँ पे ये कट करेगा, फ़र्ज़ किया ये लाइन जहाँ पे कट कर रही है उसका नाम रख दिया आपने एफ़, उसका नाम क्या रख दिया, एफ़। अच्छा, अब गौर ये याद रखें कि ये जो डिस्टेंस है पी से एफ़ तक का, तो एफ़ से ई तक का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, यानी एक पॉइंट आपने ऐसा लगाना है इस 90 डिग्री वाली लाइन के ऊपर कि ये डिस्टेंसेस आपस में सेम रहने चाहिए, यानी ई से एफ़ तक का डिस्टेंस और एफ़ से पी तक का डिस्टेंस आपस में बराबर होना चाहिए, ओके हो गया। अब आपने क्या करना है कि ये जो ई पॉइंट आया है इसको डायरेक्ट आपने मिलाना है किसके साथ, आर के साथ। ये बल्कि पहले तो आपने ये जब हटाए थे, पहले जब आपने क्यू और आर हटाए थे तो इन दोनों को आपने इस तरह से एक लाइन से मिलाना था ऐसे, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे आ रही थी ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको मिल जाना था, ए सी की बाउंड्री के ऊपर एक पॉइंट मिल जाना था, फ़र्ज़ किया उसका नाम आप एस रख लेते, एस रखा तो नहीं हमने, हाँ जी, इसका नाम एस रख ले, ओके हो गया। तो अब आपने इस एस को और ई को स्ट्रेट लाइन से मिलाना है। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो दोबारा वीडियो रिवाइज़ कर लें, मैं चलें दोबारा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ सारे प्रोसेस को। ये हमने आर और एस और ई और एस को आपस में डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया है, तो जब ये मिलेंगे आपस में तो हमारे पास ये एक पॉइंट आएगा टी, तो इस पी और टी को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास पी टी एस एक एंगल बन जाएगा, ये पी टी एस एक एंगल आ गया, ये वाला एंगल, इस एंगल का हाफ करेंगे कि वो, तो वो थीटा सी होगा क्रिटिकल एंगल, ठीक है बेटे।
तो ये फिगर बनी हुई थी, ये बाकी काम सारा आपने किया हुआ है, मैट्रिक में भी किया हुआ है, ठीक है। तो मुतमईन रहें कि ये प्रैक्टिकल बड़ा आसान है। मैं सारा प्रोसीजर दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ, लिखा भी हुआ है कि आपने सबसे पहले प्रिज्म रखा, उसको ट्रेस कर लिया, ए बी साइड के ऊपर एक पिन लगा दी, पिन के इमेज को ए सी साइड पे तलाश किया, जहाँ पे इमेज नज़र आया और जहाँ पे मदम होना शुरू हो गया, फेंट इमेज बनना शुरू हो गया, उसकी पोजीशन में 2 पिनें लगा दी। ये तीनों चीज़ें आपस में सीध में होनी चाहिए, एक लाइन में होनी चाहिए। कौन सी लाइन में होनी चाहिए जी? एक ही लाइन में होनी चाहिए, इमेज भी, आर भी और क्यू भी। अब आपने प्रिज्म को उठा लिया, आर और एस को भी सर्कल कर लिया, दोनों पिनें उतार ली। अब आपके पास सिर्फ ये एक लाइन थी, क्यू और आर को मिला के आगे बढ़ा दिया, ए सी जहाँ पे जो लाइन है वो जहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा एस, क्या पॉइंट मिल जाएगा? एस। ओके हो गया, तो ये काम आपने पूरा कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया कि बी सी लाइन के ऊपर, ठीक है, आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया प्रोटेक्टर की मदद से। वो परपेंडिकुलर जो है वो एक, उसके ऊपर एक आपने वो उसको पी और उस परपेंडिकुलर लाइन को आपस में मिला देना है। जो परपेंडिकुलर का पॉइंट आएगा ना, वैसे अगर कंपास से बनाते हैं तो आपको पता है इस तरह से एक पॉइंट आता है। तो बहरहाल आप प्रोटेक्टर से भी बना दें, तो जिधर आप स्पॉट लगाएंगे 90 डिग्री के एंगल को, उस पॉइंट को और पी को मिला के आगे बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक और पॉइंट आ जाएगा। फ़र्ज़ किया इस पॉइंट का नाम हमने एफ़ रखा था, क्या रखा था? एफ़। तो पी से एफ़ तक का और एफ़ से ई तक का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि इस ई को इस एस से मिला दें, ये एस हम पहले ही हासिल कर चुके हैं, ई को एस से मिला दें, तो ई एस जो है वो एफ सी को टी पॉइंट पे आपस में क्रॉस करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 3 पॉइंट एंगल के पूरे हो गए, पी टी एस। सबसे पहले एस आया, फिर बाद में सबसे पहले पी आया, फिर एस आया और एन पे टी आ गया। ये एंगल है हमारा थीटा, ये पी टी एस, पी टी आर या पी टी एस इसको नाम दे लें, ठीक है। ये फ़र्ज़ किया थीटा बनता है, तो थीटा सी क्या होगा? इस एंगल का हाफ होगा, थीटा/2। अब मैं वापस टेबल पे लेके जाता हूँ, फिगर पे लेके जाता हूँ, तो उम्मीद है कि सारी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आपको। ओके जी बेटे, ये देखें अब वापस आ जाते हैं टेबल पे। तो वही चीज़ है, ठीक है। ये एंगल चाहिए था हमें किसी तरीके से, पी एम एफ। ये उसने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, जो परपेंडिकुलर स्पॉट आया था उसको मिला के उसने एक लाइन बनाई है। उसने बोला है कि ओ पी और ओ एन आपस में बराबर होंगे, फिर इस एन को इस एफ से मिलाया है, तो हमारे पास ये एक पॉइंट मिल गया है। तो ये पी एम एफ जो है ये एंगल आएगा। ओके हो गया, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये देखें ना, पी एम एफ एंगल आ गया। इस एंगल का आपने हाफ करना है। मैंने आपको वैल्यूज़ पहले ही बता दी हुई हैं, तो सारी फार्मेलिटी पूरी कर लीजिएगा। मैंने बोला इसको 84 वैल्यू होनी चाहिए, नहीं भी आपकी आती तो आप खुद से लिख लें यार, 85 लिख लें, 86 लिख लें, एक वैल्यू 84 लिख लें, एक 85 लिख लें, एक 86 लिख लें। 84 का ऑफ कर लें, 85 का ऑफ कर लें, 86 का ऑफ कर लें, तो आपके पास क्रिटिकल एंगल्स की वैल्यू आ जाएंगी। उन वैल्यूज़ को आप इस फार्मूले में पुट करके तो लिखते, या फिर सब की एवरेज निकाल लें। सब की क्या कर लें, ये देखें ना, मीन वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल निकाल लें, ठीक है। ये मीन वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल आ जाएगी। फ़र्ज़ किया आपकी मीन वैल्यू जो है 43 आती है, तो 1/sin 43 करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। बेटे मैंने आपके 1 घंटे का टाइम लिया है, और उस 1 घंटे के अंदर पाँचों प्रैक्टिकल जो फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट थे वो आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर दिए हैं। बगैर तैयारी के जाने से बेहतर है कि आप इस वीडियो को वॉच करें, अपने स्टूडेंट्स के साथ, जिनके साथ आपके रिलेशंस हैं, जिनका एहसास है, उनको भी पहुंचाएं, ज़रूर पहुंचाएं। क्योंकि बच्चे मुंह उठा के चले जाते हैं, हमारे पास फिर आ जाते हैं कि नंबर लगा दे, तो ऐसा नहीं होना। तो ये आपकी फेवर के लिए मैंने सिर्फ 5 प्रैक्टिकल दिए हैं। क्या आप अपनी ज़िंदगी के लिए 30 मार्क्स की तैयारी के लिए क्या आप 5 प्रैक्टिकल भी तैयार नहीं कर सकते? तो प्लीज़ इसको कंसिडर करें। पीछे सिर्फ एक क्वेश्चन मेरा रह गया, एक वीडियो और दूंगा इंशाल्लाह आपको, वो पार्ट 2 के प्रैक्टिकल होंगे, वो भी 4 या 5 प्रैक्टिकल होंगे। तो इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल आपका तैयार हो जाएगा। तो टोटल ग्राफ भी मैंने आपको सिखा दिए, सारा कुछ सिखा दिया है। अब आप मेहनत करें और इसको वॉच करें, अल्लाह से दुआ करें। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का और उस्तादों का अदब करें। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़।